rupee is dying. The Indian rupee hits a record low of 84.7. The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. Rupee is on a free fall against the mighty dollar. रुपी ने आखिरकार 87 मार्क को तोड़ ही दिया है डॉलर के अगेंस्ट और गिर ही जा रहा है, नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नए नए लो लेवल्स पर पहुंच रहा है। जल्द ही $1 इक्वल टू 100 रुपीस के बराबर हो सकता है। असल में रुपी की वैल्यू लगभग एक साल से गिर रही है। एक साल में रुपी 5% से ज्यादा गिर चुका है और ये एक्सचेंज रेट का ड्रामा सिर्फ आज का नहीं है। पॉलिटिक्स में इस पर सालों से हंगामा चल रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियंस तक हर किसी ने रुपी के गिरने पर अपनी राय रखी है। जूही चावला, अमिताभ बच्चन, चेतन भगत या श्री श्री रविशंकर सबने अपनी बात कही है और इलेक्शन कैंपेन्स का भी बड़ा इशू बन चुका था ये एक्सचेंज रेट। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। सबको लगता है कि रुपी वीक हो रहा है और ये चिंताजनक बात है, लेकिन रुक जाओ, मैं बताने आया हूं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। पहले बेसिक समझते हैं। एक करेंसी की वैल्यू रिलेटिव होती है और दुनिया की प्राइमरी करेंसी है डॉलर। हर करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट ही मेजर किया जाता है। क्यों? सिंपल, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंटरनेशनल ट्रेड भी डॉलर में ही होता है। जब इंडिया सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है तो रुपीस पेमेंट्स में नहीं होती, डॉलर्स में होती है। और सिर्फ यही नहीं, डेटा देखते हैं, दुनिया का 54% एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग डॉलर में होता है, 58% ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में है और फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन का तो 88% तक डॉलर में ही सेटलमेंट होता है। सीधी सी बात है, डॉलर शर्मा जी के बेटे जैसा है जिसके साथ हमें कंपेयर किया जा रहा है और डिमांड ज्यादा होने की वजह से डॉलर महंगा भी होता है। आज का एक्सचेंज रेट 87 के आसपास है, मतलब $1 के लिए 87 रुपीस देने पड़ेंगे। ये एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर रुपी की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पर क्वेश्चन ये है, आखिर रुपी वीक क्यों हो रहा है? 2021 से 2022 के बीच रुपी 72 से गिरकर 82 तक गिर गया, यानी 10% का लॉस। अक्टूबर 2022 में जब ये वैल्यू 83 क्रॉस कर गई तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है पता है? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. ऑपोजिशन लीडर्स शॉक हो गए, जैसे राहुल गांधी ने तो ट्वीट किया, भारत 121 देशों में 107th रैंक पर है मैल न्यूट्रिशन के मामले में। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे कि भारत में मैल न्यूट्रिशन बढ़ नहीं रहा बल्कि दूसरे देशों में कम हो गया है। अब आप कहोगे रुपी कमजोर हो रहा है या डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसमें क्या फर्क है? दोनों एक ही बात लगती है ना। लेकिन असली बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर गलत नहीं कह रही है। रुपी वीक नहीं हो रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ रुपी नहीं, और भी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट गिर रही हैं। अगर लॉन्ग टर्म देखें तो रुपी उतना कमजोर नहीं हुआ है जितनी बाकी करेंसीज। अब बात होती है कि फिर डॉलर इतना स्ट्रांग कैसे हो रहा है? डॉलर के स्ट्रांग होने के पीछे दो बड़े रीजंस हैं। एक, यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है। दूसरा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट। अब समझते हैं यूएस की इकोनॉमी ग्रो क्यों कर रही है। 2020 से 2022 के बीच यूएस में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीजों की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगती है। हर देश का सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। यूएस के सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। उनका सिंपल फंडा है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। लोन कम लिया तो इकोनॉमी स्लो हो गई। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो प्राइसेस गिरने लगते हैं। ये फेडरल रिजर्व का वेल प्लान्ड मूव था। इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने देखा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, मतलब उन्हें वहां बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो उन्होंने दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने के बजाय यूएस में पैसे लगाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ, पहला, डॉलर की डिमांड बढ़ गई और दूसरा, बाकी करेंसी और वीक हो गई। अब सोचो, जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी भी बढ़ रही है तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? पैसा वापस लेकर यूएस में इन्वेस्ट करने उनके लिए बेटर डील लगती है। और यही हुआ। अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 12 साल में सबसे कम हो गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि रुपी और वीक हो गया। और अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आपको चॉइस मिले कि अमेरिका या किसी और देश में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? आइए डेटा भी देखते हैं। 44% रिचेस्ट फाइनेंस कंपनीज अमेरिकन है, 55% रिचेस्ट हेल्थ केयर कंपनीज अमेरिकन है और दुनिया की 73% टेक कंपनीज भी अमेरिकन है। तो ऑब्वियस है, स्टॉक मार्केट कैप भी दुनिया का आधे से ज्यादा यूएस कंपनीज का ही है। बेसिक बात है, जो मौका पहचानता है और उसका फायदा उठाता है
वही टॉप पे होता है, चाहे फाइनेंस हो, करियर हो या ग्लोबल इकोनॉमी। अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना जरूरी है। और दूसरा कारण यह भी था कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अमेरिका पे और बढ़ गया। पर आयरनी ये थी कि ट्रंप खुद चाहते थे कि डॉलर वीक हो। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर वीक होता तो यूएस एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते और दूसरे देश ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदते। इससे अमेरिकन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता। पर ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी जिसमें फॉरेन इंपोर्ट्स महंगे हो गए। सिर्फ डॉलर स्ट्रांग होने से रुपी वीक नहीं हो रहा है, इसमें हमारी भी गलती है। इंडिया एक नेट इंपोर्टर देश है, मतलब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम ऑयल और डेली यूज की चीजें इंपोर्ट करते हैं और इसका असर ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। FY 23-24 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगभग 240 बिलियन का था, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का था। हाँ, हम आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं पर वो इंपोर्ट्स के सामने बहुत कम है। एक और बड़ा रीजन है गोल्ड का इंपोर्ट। इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट 4 गुना बढ़ गया है। जब सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दिया तो लोगों ने और ज्यादा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। रिजल्ट, डॉलर की डिमांड बढ़ गई और रुपी और वीक हो गया। कमजोर रुपी का सीधा मतलब है कि इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा क्योंकि इंपोर्टर्स को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है ऑयल और गैस इंपोर्ट्स पर, क्योंकि इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगभग 88% है। ये तो सिंपल मैथ्स है। जब रुपी कमजोर होता है तो इंपोर्ट्स और महंगा हो जाता है और जब इंपोर्ट्स महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी और आम आदमी के जेब पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि हर चीज की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सब्जी से लेकर गैजेट्स तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। कमजोर रुपी का एक और बुरा असर होता है ट्रेड डेफिसिट। जब इंपोर्ट्स महंगे होते हैं और एक्सपोर्ट्स उतने नहीं बढ़ते तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पर प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये सबके लिए बुरी खबर नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। ये सेक्टर्स एक्सपोर्ट सेंट्रिक हैं और रुपी के गिरने से इनकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू रुपी टर्म्स में बढ़ जाती है। एक्सपोर्टर्स के लिए कमजोर रुपी का मतलब होता है ज्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग, जो उनको ग्लोबल मार्केट में बेनिफिट देता है। तो अगर आप इन कंपनीज में हैं तो अपने मैनेजर से अच्छा अप्रेजल मांगिए। अब आओ उन लोगों की बात करते हैं जो फॉरेन एजुकेशन या ट्रैवल के सपने देख रहे हैं। कमजोर रुपी का मतलब है कि उन्हें पहले से ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। फीस और लिविंग एक्सपेंस दोनों महंगे हो जाएंगे और इंडियन टूरिस्ट के लिए भी फॉरेन ट्रिप्स ज्यादा महंगी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि अगले कुछ महीने या सालों में रुपी का क्या होगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रुपी 90 पर डॉलर तक गिर सकता है, कुछ तो 95 तक गिरने का भी एस्टिमेट लगा रहे हैं। ऐसे इसीलिए क्योंकि नए आरबीआई गवर्नर के अंडर स्पेकुलेशन है कि करेंसी पे कंट्रोल लूजन किया जाएगा। मतलब मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि रुपी कहां जाए। पहले के आरबीआई गवर्नर के टाइम पे रुपी को एक तरह से डॉलर से जोड़कर रखा जाता था। इसका मतलब ये था कि आरबीआई उसकी वैल्यू को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देता था। लेकिन नए गवर्नर का मानना है कि रुपी को थोड़ा फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि मार्केट डिसाइड कर सके कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, स्पेशली अगर ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करे। जब रुपी सस्ता होगा, इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव लगेंगे और एक्सपोर्ट बिजनेस को फायदा होगा। और क्योंकि ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट पक्की है। इससे ट्रंप टैंट्रम भी बोला जाता है। पहले भी ऐसा ही हुआ था जब ट्रंप पावर में आए थे, लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये इफेक्ट टेम्परेरी होगा और रुपी फिर से स्टेबल हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स के टाइम पे रुपी जनरली ज्यादा स्टेबल रहा है डेमोक्रेटिक रेजिम्स के कंपैरिजन में। अब अगर आपको न्यूज हेडलाइंस दिखे कि रुपी लाइफ टाइम लोस टच कर रहा है तो समझ जाइए कि ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये हम सब के लिए रियल इंपैक्ट लाता है। चाहे हम फ्यूल भरवा रहे हो, वेजिटेबल्स खरीद रहे हो या इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हो। अब आप कहेंगे कि रुपी को बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ तो कर ही रही होगी, तो जरूर आरबीआई ने काफी इंटरवेंशंस लिए हैं रुपी को बचाने के लिए। आरबीआई ने करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। पर क्वेश्चन ये है, क्या ये सही मूव है? 2019 से लेकर आरबीआई ने एक एक्टिव अप्रोच ली है। जब फॉरेन मनी इंडिया में आता है तो आरबीआई रिजर्व्स बूस्ट करती है और जब रुपी पर प्रेशर आता है तो ये रिजर्व से डॉलर बेचती है ताकि रुपी को स्टेबल रखा जा सके। फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक आरबीआई ने 105 बिलियन डॉलर रिजर्व से यूज किए सिर्फ रुपी को स्टडी रखने के लिए। ये इंटरवेंशन सिर्फ रुपी को स्टेबल नहीं रख रहा था
बल्कि दो और चीजें कर रहा था। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को पुश कर रहा था। ये मेजर करता है कि एक करेंसी कितनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। फिलहाल रियटर्स कहते हैं कि रुपी 8% ओवर वैल्यूड है, जिसका रियर 108 के राउंड है। ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जो रुपी ओवर वैल्यूड होता है, इंडियन गुड्स फॉरेन बायर्स के लिए ज्यादा महंगे लगते हैं। रिजल्ट, एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो हो जाती है। 2019 से 2024 के बीच नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ सिर्फ 4.5% एनुअली रहा, जो 1994 से लेकर 2018 के कंपैरिजन में लगभग आधा है। तो क्या आरबीआई को बस रुपये को गिरने देना चाहिए? थ्योरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, पर प्रैक्टिकल नॉट सो सिंपल। देखो चाइना को, वहां का सेंट्रल बैंक करेंसी को थोड़ा वीकर बनाकर एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कंपेटिटिव बनाता है, पर चाइना का इकोनॉमी हेविली एक्सपोर्ट ड्रिवन है। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आरबीआई रुपये को वीकन होने दे तो एक्सपोर्ट शायद उतने बूस्ट ना लें जितना लगता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन हाई है, स्पेशली फ्रूट प्राइसेस की वजह से। कुछ एनालिसिस कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स को एक वीक रुपी से सिर्फ 0.1% टू 0.3% का फायदा होता है। तो सवाल यह है कि आरबीआई रुपये को बचा क्यों रहा है? इसके लिए 3 थ्योरीज हैं। पहली, आरबीआई ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसको मानते नहीं। दूसरी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वीक रुपी का मतलब है महंगा तेल। यह भी रिजेक्ट हो गया। तीसरा, ये पूरा पॉलिटिकल है। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके रूल में रुपी कमजोर दिखे, लेकिन अगर 30 साल से ये किसी ने नहीं किया तो मोदी सरकार क्यों करेगी? एक और धमाकेदार थ्योरी है, बहुत सारी देसी कंपनीज ने फॉरेन लोन्स लिए हैं जो डॉलर्स में रीपे होने हैं। अगर रुपी कमजोर हो गया तो उनका उधार और महंगा हो जाएगा। क्या आरबीआई कॉर्पोरेट इंडिया को बचाकर आम आदमी की इकोनॉमी की बलि चढ़ा रहा है? इसलिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच दिसंबर 2024 में नए आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट होगी, संजय मल्होत्रा। अब क्वेश्चन सरकार से यह है, क्या उनको इसलिए लाया गया क्योंकि पुराने गवर्नर रुपये बचाने के चक्कर में पैसा उड़ा रहे थे? अब मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारे लिए यह है कि इकोनॉमी के फंडे बाबा लोग और बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मत सीखो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।